केमिस्ट्री के कुछ पोर्शन जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से बहुत सारे चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा होने वाला है? सर, अगर आप नीट एस्पिरेंट होते तो कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करते आप? मैं अगर नीट एस्पिरेंट होता तो पहली बात तो शायद मैं नीट एस्पिरेंट होता नहीं मेरे। सर, प्रैक्टिकल के कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आने वाले या फिर कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, उस पर कुछ सर जिनका रैंक आने वाला होता है, जो टॉपर बनते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं? यार बहुत कम बच्चे इस बात को रियलाइज़ कर पाते हैं कि जो 11th की केमिस्ट्री है वो एक बेस लाइन है और 12th वाला जो पूरा पोर्शन है ना वो उसका एप्लीकेशन है। तो आप अगर 11th की केमिस्ट्री को ढंग से कर लेते हो विद द फ्लो एनसीईआरटी हैज़ गिवन, तो आपको 12th की केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली अच्छी समझ में आएगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एक एवरेज स्टूडेंट जिनके मार्क्स अभी टेस्ट में 70 to 80 आ रहे हैं, उनको इम्प्रूव करके 120 प्लस 130 प्लस कैसे लाएं, और अभी कुछ प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन आने वाला है, उसी कैसे प्रिपरेशन करना है। बहुत सारे बच्चे भी कंफ्यूज है उसको लेके, और डिलीटेड पोर्शन भी इस बार आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे ऋतिक सर के साथ। सर, सबसे पहले तो स्वागत आपका मेरे चैनल। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक एवरेज स्टूडेंट जिनके मार्क्स अभी बहुत कम आ रहे हैं, एक बेयर मिनिमम मार्क्स लाने के लिए 120 प्लस 130 प्लस, उसके लिए कैसे उसको प्रिपरेशन करना चाहिए? यार केमिस्ट्री में 120 130 प्लस लाना बहुत आसान होता है अगर आप स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई कर रहे हैं तो। अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से पढ़ रहे हैं, जैसे इस समय अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं तो फोकस कीजिए बहुत ज़्यादा इनऑर्गेनिक के ऊपर, क्योंकि इनऑर्गेनिक के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे बिल्कुल एनसीईआरटी से उठ के आते हैं लाइन बाय लाइन। तो आप अगर उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके क्वेश्चंस का स्कोर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिजिकल केमिस्ट्री में कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड होते हैं। नीट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं, लेकिन अधिकतर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड होते हैं, तो आप उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो वहाँ से आप अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली ऐसे आते हैं जो हम लोग क्लासेस में पढ़ाते हैं, जो किताबों में डायरेक्ट दिए हुए हैं, तो उनके ऊपर आप फोकस कीजिए, तो वहाँ से स्कोर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो आराम से आप 120-130 नंबर केमिस्ट्री भी ला सकते हो। सर, एक जो फियर रहता है केमिस्ट्री को लेकर, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या फार्मूला रट लेने से काम चल जाएगा? यार मेजरली जो क्वेश्चंस आते हैं ना पेपर में वो होते तो फार्मूला बेस्ड ही है, बहुत डेप्थ में नहीं जाते हैं। जेई की तरह नहीं होता कि किसी फार्मूले को अप्लाई करने में बहुत डेप्थ में जा रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि अधिकतर बार क्वेश्चंस जो होते हैं वो इस तरीके से पूछता है वो पेपर में कि थोड़ा सा घुमा देता है। तो आप अगर फार्मूला याद कर रहे हैं तो एक बार ये देख लीजिए कि कहीं से भी किसी भी लेक्चर के थ्रू, किसी भी वीडियो के थ्रू या किसी भी तरीके से कि वो फार्मूला किस किस सिनेरियो में अप्लाई होता है और उस पर कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप इतना भी कर लेते हो ना, इतना सफिशिएंट है। कई बार क्या होता है, बच्चे फार्मूला याद कर लेते हैं लेकिन उस फार्मूले के साथ एक कंडीशन होती है कि ये चीज़ किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही एप्लीकेबल हो, वो नहीं याद नहीं रहता। तो उसमें क्या होता है, पेपर में क्वेश्चन आता है, फार्मूला आते गलत कराते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि फार्मूले के साथ में फार्मूला कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, उस पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, और क्या कोई ऐसी ट्रिक है, कोई ऐसा छोटा तरीका है जिससे वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। वो ज़रूर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। सर, आपका 13 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं एग्ज़ाम के टाइम, जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है। तो अभी जो बच्चे पेपर देने वाले हैं उनके लिए कोई टिप्स? बच्चे इस समय जो गड़बड़ करते हैं ना, बच्चे बेसिकली इस समय गड़बड़ ये करते हैं, जैसे इस समय हम जो चल रहे हैं, हमारे पास लास्ट के रिजल्ट 50 दिन के आसपास बच्चे हैं जी। तो होता गया कि बच्चे तैयारी शुरू तो कर लेते हैं लेकिन उस तैयारी को ना वाइंड अप नहीं कर पाते। उस वजह से होता गया है कि कई बार प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाता, कई बार कंटेंट ढंग से कवर नहीं हो पाता। इस टाइम पर जो टाइम चल रहा है ये वो टाइम है जहाँ पर आपको अपनी तैयारी को वाइंड अप करना है। वो वाइंड अप आप करोगे रिवीजन के थ्रू। अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स और वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो। जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनके ऊपर ढंग से काम करो, मतलब स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि उस पर कोई भी क्वेश्चन आए आपको गलत नहीं करना है। और वीक टॉपिक्स को कम से कम इतना तैयार कर लो कि अगर इन पर बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो हम कर ही देंगे, कोई इधर उधर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें उलझेंगे नहीं। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपको ये देखना पड़ेगा कि इस समय आप कोई नई चीज़ स्टार्ट नहीं कर रहे हो। ये मेक श्योर करो आपके कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ रहे हो जो साल भर से नहीं पढ़ा, अब उसे लेके मत बैठो। अब आपने जितना साल भर पढ़ लिया है, साल भर 2 साल आपने जो भी तैयारी करी है, उसी तैयारी को आपको रिवाइज़ करना है बार बार। जितना रिवीजन कर लो, जितनी ज़्यादा बार रिवीजन कर लो, उतनी ज़्यादा बार आपको फिनिश आती जाएगी। जितनी ज़्यादा फिनिश होगी पेपर में, उतनी गलतियाँ कम करोगे। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि इस समय हर एक चीज़ को लिख कर OMR पर लगा कर सॉल्व करो। मतलब आप जो भी तैयारी कर रहे हो ना, इस समय थ्योरी पढ़ के मत करो, क्वेश्चन सॉल्व करके करो। इवन बायो भी क्वेश्चन सॉल्व करके करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें पेपर में क्वेश्चन आता होता है, हम सही कर देते हैं, OMR में गलत भराते हैं,
या हमने थ्योरी पढ़ी होती, क्वेश्चन करने की आदत नहीं होती, तो अपने दिमाग को ट्रेन करो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि तुम्हारे पेपर में गलतियाँ ना हो। अभी जितनी गलतियाँ कर सकते हो कर लो, पेपर में वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। बस ये 3 चीज़ें फॉलो करो। सर अभी जिनके टेस्ट में मार्क्स 450 या 500 आ रहे हैं, तो क्या उनके लिए नीट अभी सेफ है कि नहीं? बिल्कुल सेफ है, क्यों नहीं सेफ है। आपको करना क्या है, आप ये मत देखो ना कि आपके 450 या 500 मार्क्स आ रहे हैं, आपके 500 मार्क्स आ रहे हैं, आप ये देखो कि आप कट ऑफ से केवल 100 नंबर दूर हो। और 100 नंबर का मतलब होता है अगर आप 100 डिवाइडेड बाई 5 करो तो लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बनने हैं। अब ये 20 से 22 क्वेश्चन आपको केवल वो एरिया आइडेंटिफाई करने हैं जहाँ से आप बना सकते हैं। आप बायो में कम से कम 300 नंबर तो ला ही सकते हो, क्योंकि बायो तो अधिकतर बच्चों की स्ट्रॉन्ग होती है। तो कोशिश कीजिए बायो में मैक्सिमम कैपिटलाइज करने की, जहाँ कमी है वहाँ बायो में कैपिटलाइज कीजिए। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक दोनों स्कोरिंग पोर्शन। फिजिकल में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सीधे फॉर्मूला बेस होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा मतलब टफ कैलकुलेशन नहीं होती, फिर जो कंसेप्चुअल्स होते हैं तो उनके ऊपर फोकस कीजिए। तो नंबर बढ़ाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 100 नंबर आराम से आप बढ़ा सकते हो, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। जी सर, केमिस्ट्री के कुछ पोर्शन जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से बहुत सारे चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा होने वाला है? ज़्यादा होगा, 100% ज़्यादा होगा। फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज बढ़ेगा, और मुझे जो लगता है, जो मेरा गट कहता है वो ये कहता है कि पेपर का लेवल आसान होगा, लेकिन जो क्वेश्चन की डेप्थ है वो थोड़ी सी बढ़ेगी। पेपर हालांकि आएगा आसान लेवल का ही, पेपर बहुत टफ लेवल का नहीं आएगा, बट पेपर की जो डेप्थ है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और ज़्यादा अच्छी टॉपिक कवरेज होगी फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का ये मेजर चंक बचा है। इनऑर्गेनिक तो ऑलमोस्ट खत्म ही सी हो गई, तो जो मेजर चंक है वो फिजिकल का ही है। तो इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें कि फिजिकल और ऑर्गेनिक दोनों ही पहले से थोड़ी ज़्यादा आएंगी। सर अगर आप नीट एस्पिरेंट होते तो कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करते आप? मैं अगर नीट एस्पिरेंट होता तो पहली बात तो शायद मैं नीट एस्पिरेंट होता नहीं, क्योंकि मेरी बायो बहुत वीक थी। तो मैंने 10th से डिसाइड कर लिया था कि मैं बायो तो नहीं लूँगा, और अगर मैं होता तो इस समय कोशिश कर रहा होता, फाइट मार रहा होता, क्योंकि मैं कभी भी बहुत ज़्यादा मतलब मेरा ये हमेशा से मानना रहा है, क्योंकि मैं खुद भी कभी बहुत ज़्यादा अकेडमिकली ऐसा एक्सेप्शनली ब्राइट नहीं रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि जो सक्सेस मिलती है ना, वो हार्डवर्क ज़्यादा होता है उसके अंदर, 99% उसमें हार्डवर्क होता है। 1% आपका इंटेलेक्ट या आपकी जो किस्मत है वो मैटर करती है, लेकिन 99% मेहनत मैटर करती है। तो मैं फ़ाइट मार रहा होता इस समय, रिवीजन चल रहा होता, और सिलेबस पूरा कर चुका होता, ये 100% है। सिलेबस एक बार पूरा कर चुका होता, और पहला रिवीजन चल रहा होता मेरा। कितने बार स्टडी करते हैं आप? मैं कम से कम 10 घंटे तो कम से कम पढ़ता है, 10 घंटे कम से कम पढ़ता, और ये मेक श्योर करता कि इस समय पर कम से कम मैं डेली बेसिस पर एक मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा होता, और वो मॉक टेस्ट में 2 से लेकर 5:20 के बीच में सॉल्व करता, जो नीट की टाइमिंग है। उस टाइम पर मैं सो नहीं रहा होता, उस टाइम पर मैं थ्योरी नहीं पढ़ रहा होता, खा नहीं रहा होता, उस टाइम पर मैं पेपर ही सॉल्व कर रहा था, ताकि मेरा जो दिमाग है वो बिल्कुल ट्रेन हो जाता है उस टाइम पर चलने के लिए पेपर सॉल्व हुआ। सर किन स्टूडेंट को अभी ओनली NCERT या फिर नोट्स पे फोकस करना चाहिए, या फिर किन स्टूडेंट को सिर्फ PYQ सॉल्व करना चाहिए? देखो, PYQ तो सारे स्टूडेंट्स को सॉल्व करना चाहिए। PYQ तो कोई भी स्टूडेंट आसानी इसको सॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीट का ये पैटर्न रहा है कि हर साल क्वेश्चंस जो है रिपीट होके आते हैं। तो PYQ तो हर बच्चे को सॉल्व करना चाहिए, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसको सॉल्व नहीं करना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि फॉर्मूले पर किसको फोकस करना चाहिए, किसको केवल बेसिक पढ़ना चाहिए, किसको बहुत हाई लेवल नहीं पढ़ना चाहिए, तो वो बच्चा जो 500 से 600 नंबर के बीच में है, जिसकी फाइट अभी इस समय इस बात की है कि वो कट ऑफ क्लियर कर जाए और सिलेक्शन ले ले, उसको इस समय इस लेवल पे पढ़ना चाहिए। ग्रास रूट लेवल पे जो उसकी कमियाँ हैं उनको दूर करे। वो कमियाँ दूर होंगी फॉर्मूले याद करके, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करके, प्रैक्टिस करके, पुराने साल के पेपर सॉल्व करके, मॉक टेस्ट करके, ये सब करके। और जो बच्चा अपनी रैंक के लिए फ़ाइट मार रहा है, कि जो बच्चा लगातार टेस्ट में 650 नंबर पर ला रहा है, जिसको अपनी तैयारी पर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है, वो फिर कुछ भी मतलब थोड़ा हाई लेवल का भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो इन डेप्थ NCERT पढ़ सकता है, इन डेप्थ वो कुछ भी और कंटेंट सॉल्व कर सकता है। बट हाँ, जिस बच्चे की फ़ाइट अभी सिलेक्शन की है, वो बच्चा अभी केवल वो फोकस उस पर पढ़ाई करे जो उसे क्लास में पढ़ाया है। क्योंकि जो जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनको इतना तो पता ही है कि पेपर में क्या क्या आता है। तो अगर आप केवल वही ढंग से तैयार कर लेते हो तो भी आपके काफ़ी ज़्यादा ब्राइट चांसेस रहते हैं कि आप कट ऑफ क्लियर करके सेलेक्ट तो हो ही जाओ। जी सर, अभी प्रैक्टिकल के कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आने वाले या फिर कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, उस पर कुछ है? उसका सीधा हिसाब है। देखो बेटा, क्वेश्चन तो आएगा ही, जब प्रैक्टिकल के टॉपिक्स ऐड हुए तो उस पर क्वेश्चन तो आएगा ही, ये तो तय है, ठीक है ना। अब प्रैक्टिकल में अपना सीधा हिसाब ये है कि कुछ टॉपिक्स तो थ्योरी के अंदर कवर हो जाते हैं, जैसे सॉल्ट एनालिसिस है,
टाइट्रेशन है वो आयनिक इक्विलिब्रियम में कवर हो जाता है। जो टॉपिक्स कवर नहीं हो पाते हैं प्रैक्टिकल में, उनके लिए अपने को क्या करना है, अपने को NCERT का प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का मॉड्यूल डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। अगर अपने को हार्ड कॉपी मिल जाती है हार्ड कॉपी ले लो, सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो डाउनलोड, केवल वो मॉड्यूल पढ़ लो। NCERT हर एक टॉपिक के प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का मॉड्यूल बनाती है, केवल वो मॉड्यूल पढ़ लो, उस मॉड्यूल से बाहर कुछ नहीं आएगा, पेपर उसी में से आएगा, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी में से पूछे जाएंगे। आपको केवल उस मॉड्यूल को स्टडी करना है, बहुत आपको दिमाग अपना नहीं लगाना है, केवल आप NCERT से वो टॉपिक देख लीजिए जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में ऐड हुआ है, गूगल करके उसका प्रैक्टिकल का मॉड्यूल निकाल लीजिए और वो मॉड्यूल पढ़ लीजिए बस। सर जिनका रैंक आने वाला होता है, जो टॉपर बनते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं? यार मैंने अपने 13 साल के एक्सपीरियंस में बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, ठीक है ना। कई बच्चे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है, जो 1 से लेकर 50 तक आते हैं किसी भी एग्जाम में, वो जनरली गॉड गिफ्टेड होते हैं। हमें लेकिन उनकी तरफ ज़्यादा देखना नहीं चाहिए, क्योंकि रीज़न ये है ना कि उनकी स्ट्रैटेजी अलग स्ट्रैटेजी होती है, वो अलग तरीके से पढ़ते हैं। एक बार पढ़ के उन्हें याद हो जाता है, 2-4 बार रिवीजन कर लेते हैं वो लोग सिलेबस का, तो वो एक अलग गेम है। हम बात करें अगर उन बच्चों की जो बच्चे नॉर्मल जनता के बीच में से उठ के रैंक निकालते हैं, जो एक नॉर्मल बैच में से उठ के रैंक निकालते हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ तो उनकी जो सबसे बड़ी की स्ट्रेंथ होती है वो होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि होता क्या है ना कि हम जो नॉर्मल लोग हम पढ़ाई करते हैं ना, हम पढ़ाई करते हैं, आज हम 8 घंटे पढ़ लिए, आज 8 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद अगले 2 दिन तक नहीं पढ़े, क्योंकि आज हम 8 घंटे पढ़ लिए तो इसलिए हम इतना तो खुश हैं अपने ऊपर कि हम 2 दिन का ब्रेक मार लिया हमने। फिर हम तीसरे दिन पढ़ने बैठे, तो वो तीसरे दिन जो पढ़ने बैठे वो उसमें जो गिल्ट है वो 2 दिन ना पढ़ने का, उसने हमें परेशान करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, फिर वो हमारे आउटपुट को धीरे धीरे हैम्पर करती चली जाती। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कंसिस्टेंसी, कि आप कंसिस्टेंटली कितना ज़्यादा पढ़ाई कर पा रहे हो। दूसरी चीज़ होती है कि उनको ये पता होता है कि उन्हें जिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, जिसको मैं ऐसे बोलूँगा कि उनको एक फेथ होता है। जनरली क्या होता है ना, बच्चों को फेथ नहीं होता, एस्पिरेंट को ना फेथ नहीं होता, वो क्या करें, बहुत बड़ी चीज़ है, ये भी सॉल्व कर लूँगा मैं, वो भी सॉल्व कर लूँगा, ये नहीं अच्छा इस वाले टीचर ने ये पढ़ा दिया मैं ये भी कर लूँगा, उस वाले टीचर ने वो पढ़ा दिया वो भी कर लूँगा। होता क्या है कि आपको ये बात बिल्कुल देख के चलनी पड़ेगी और ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, जो भी आपका मेंटर है, जिसको आप अपना मेंटर मान लिया है कि ये मेरा मेंटर है, ये मेरा गुरु है, इससे मैं पढ़ रहा हूँ, तो आपको उस पर भरोसा रखना पड़ेगा। तो आपको ये बात मेक श्योर करनी पड़ेगी कि जो उसने बोला है वही सत्य है, वही हमारे लिए ब्रह्म वाक्य है, पत्थर की लकीर है कि भाई इसने जितना पढ़ा दिया इसी में से हम पेपर आएगा। जनरली बच्चा क्या करता है, भटक जाता है, तो आपको भटकना नहीं है, बहुत ज़्यादा भटकाओ की ज़रूरत है नहीं नीट में, क्योंकि नीट जो है ना ये आपकी एफिशिएंसी का टेस्ट है, ये आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है। आप सोचोगा जो पेपर 45 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है वो आपकी नॉलेज चेक नहीं कर रहा है, वो आपकी डिसीजन टेकिंग एबिलिटी को चेक कर रहा है, वो आपकी स्पीड को चेक कर रहा है। क्योंकि एज ए डॉक्टर एज ए सर्जन आप सोचो तो ऑपरेशन थिएटर में जाके आपको यही तो डिसाइड करना है कि कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशन आ जाती है तो आपको क्विकली क्या करना है। वहाँ पर आपकी नॉलेज काम नहीं आएगी, आपका कॉमन सेंस काम आएगा। तो आपको फेथ रखना है, कंसिस्टेंसी रखनी है और अपने गोल के ऊपर फोकस रखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बहुत अच्छी तैयारी शुरू करते हैं, फिर 1-2 टेस्ट होते हैं ख़राब हो जाते हैं, फिर वो ढह जाते हैं, तैयारी रोक देते हैं, बिखर जाते हैं। ऐसा नहीं है। ऊपर देखो जब साइकिल भी चलाना सीखते हैं ना तो गिरते हैं, कई बार कपड़े फटते हैं, हाथ पैर छिलते हैं, फिर ऐसे बैठे सीख जाते हैं। तो वही सेम चीज़ है कि यार आप टेस्ट में जो गलतियाँ कर रहे हो, टेस्ट ख़राब भी हो रहे हैं, नंबर नहीं भी आ रहे, तो डीमोटिवेट नहीं होना। फिर जो टॉपर्स होते हैं ना वो डीमोटिवेट नहीं होते, वो अपने आप को लगातार इम्प्रूव करते रहते हैं। मेरा एक स्टूडेंट था, डॉक्टर वंश नाम है उसका, तो जब उसने तैयारी शुरू करी थी तो उसके यही 400-450 मार्क्स आया था। जब शुरू में हम उसके बैच में पढ़ाना शुरू किया तो 400-450 मार्क्स वो आता था। एंड में नीट में 2018 नीट में सेलेक्ट हुआ था, तो उसकी 132 रैंक थी ऑल इंडिया। मतलब एक एवरेज स्टूडेंट ही था, बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट था, और वो VMC सफदरजंग गया, 132 ऑल इंडिया रैंक थी उसकी। केवल और केवल इम्प्रूवमेंट के थ्रू उसने अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लिया कि वो 400-450 नंबर से 132 ऑल इंडिया रैंक तक पहुँच गया।